नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रिच डैड पुअर डैड बुक समरी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पैसे पर लिखी गई सबसे पॉपुलर और शानदार किताब रिच डैड पुअर डैड बुक समरी हिंदी में शेयर करने वाला हूँ। वैसे हो सकता है कि आपने इस बुक के बारे में पढ़ा हो या किसी से इस बुक के बारे में सुना हो। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आज आपको रिच डैड पुअर डैड किताब के बहुत ही खास बातों के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब आप इस रिच डैड पुअर डैड हिंदी समरी को ध्यान से अंत तक पूरा पढ़ लेंगे तो मेरा यकीन है कि आप सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि वाह भाई वाह, मजा आ गया, क्या बुक थी। दोस्तों, इसका कारण यह है कि इस बुक में बताया गया है कि अमीर लोग ऐसा क्या करते हैं कि जो वो और भी ज्यादा अमीर बनते जाते हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या करते हैं कि जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, आज से ही आपका पैसे के बारे में नजरिया बदल जाएगा और आप एक नए नजरिए से सोचने लग जाएंगे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड बुक आपकी ये मिथक तोड़ती है कि अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, और यह साबित करती है कि आपका घर कोई संपत्ति नहीं है, और माता पिता को यह बताती है कि पैसे के बारे में उनके बच्चों को स्कूल में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है, इसलिए उन्हें स्कूल के भरोसे नहीं रहना चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन की शिक्षा नहीं दी जाती है। उन्हें सिर्फ नौकरी का सुरक्षा पाठ पढ़ाया जाता है, और उन्हें पैसों से अपने खुद के लिए कैसे काम करवाया जाए, ये नहीं सिखाया जाता। और ये किताब आपको ये भी बताती है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं। रिच डैड पुअर डैड किताब पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चों के सबसे पहले गुरु होते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फंडों को समझने के लिए यह बुक समरी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसों की प्रैक्टिकल समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक जीवन बदल सकता है और आप अपने जीवन में ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस बुक के लेखक ने इस बुक का नाम रिच डैड पुअर डैड ही क्यों रखा। दोस्तों, ये बुक उनके पर्सनल अनुभव पर आधारित है, और वो इस बुक में कहते हैं कि उनके दो पिता थे, एक गरीब पिता और एक अमीर पिता। उनके गरीब पिता बहुत पढ़े लिखे थे और कड़ी मेहनत करते थे, और ज्यादा सैलरी वाली नौकरी भी उनके पास थी, लेकिन फिर भी तंगी हाल में ही थे। उनकी पूरी कमाई घर के खर्च और लोन को चुकाने में ही चली जाती थी। जब रॉबर्ट अपने पिता से किसी चीज की मांग करते थे, तब उनके पिता से हर बार यह जवाब सुनने को मिलता था कि पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं क्या। वही जब लेखक ने अपने करीबी दोस्त माइक के पिता को देखा, तब उन्होंने ये देखा कि दोस्त के पिता अमीर थे और उनका एक बड़ा बिजनेस था, लेकिन उनके पास किसी भी कॉलेज की डिग्री नहीं थी, फिर भी वे आर्थिक रूप से संपन्न थे। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड किताब की कहानी लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के अनुभव के ऊपर आधारित है। इस किताब में वो अपने दो पिताओं के बारे में लिखते हैं, जिनमें से एक उनके असली पिता है, जिनको उन्होंने पुअर डैड का नाम दिया है, और दूसरे उनके मुंह बोले पिता है, जो उनके जिगरी दोस्त माइक के पिता है, जिनको उन्होंने इस किताब में रिच डैड का नाम दिया है। दरअसल उनके असली पिता बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे और हार्डवर्किंग इंसान है, जो पेशे से एक टीचर होने के नाते फाइनेंशियली काफी कमजोर है, इसलिए किताब में लेखक ने उनको पुअर डैड कहकर बुलाते थे। वही उनके मुंह बोले पिता सिर्फ 8वीं पास है, लेकिन फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग होने के वजह से वे अपने शहर के सबसे अमीर आदमी होते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी जी उनको किताब में रिच डैड कहकर बुलाते हैं। इस पूरी कहानी में रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें उनके जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर 30 साल तक 6 ऐसी अहम शिक्षाएं देते हैं, जो कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए, अमीर बनने और हमेशा अमीर बने रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, रिच डैड का कहना था कि स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड दिला सकती है, पर लाइफ की पढ़ाई आपको बहुत कुछ सिखाती है। पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। इसीलिए रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में अमीर और सुखी जीवन जीना है तो आपको पैसे की समझ होनी चाहिए। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। उन्होंने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। दोनों भी शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके पढ़ाई के विषय अलग थे। लेखक कहते हैं कि उनके सिर्फ एक ही पिता होते तो वो उनकी सलाह को मान लेता या ठुकरा देता, पर उनको सलाह देने वाले दो थे, और दोनों के विचार विरोधाभासी थे, एक गरीब आदमी का और एक अमीर आदमी का। पुअर डैड को हमेशा ये कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। वहीं रिच डैडी कहते थे कि मैं इसे नहीं खरीद सकता हूं, ऐसे बोलने के बजाय मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, ये बोलते थे। उनका कहना था कि जब आप बोलते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता या मैं ये नहीं कर सकता, तब आपका दिमाग काम करना बंद करता है। दोस्तों, इसीलिए हमेशा सकारात्मक बोलिए। जब आप बोलते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तब आपका दिमाग काम करना शुरू कर देता है।
लेखक के गरीब डैडी कहते थे कि बेटा तुम मेहनत से पढ़ो ताकि किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और अमीर डैडी कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने मौका मिले। गरीब डैडी का कहना था कि जहां पैसे का सवाल हो वहां सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, और अमीर डैडी का कहना था कि खतरों का सामना करना सीखो। यहाँ लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे हैं कि दोनों की शिक्षा और ज्ञान को वो महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक डैडी कहते थे कि पढ़ाई में कड़ी मेहनत करो और अच्छी नौकरी करो, और दूसरे डैडी उन्हें कहते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं। लेखक के अमीर डैडी बार बार कहते थे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, बल्कि पैसा मेरे लिए काम करता है। दोस्तों, जब लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की उम्र 9 साल की हो गई, तब उन्होंने फैसला किया कि वो अमीर डैडी की सलाह मानेंगे और उन्होंने बताए गए रास्तों पर चलेंगे। और यहाँ से लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की पढ़ाई शुरू हो गई, और इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने 6 सबक सीखे और उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके वो अमीर बन गए। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जी के रिच डैड के द्वारा बताए गए 6 लेसन्स दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं, फिर चाहे वो इंसान कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो। तो चलिए इस किताब में बताए गए उन 6 इंपॉर्टेंट लेसन्स के बारे में जानते हैं जो दुनिया के किसी भी इंसान को अमीर और कामयाब बना सकते हैं। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, लेखक के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग कई दशकों से एक विशेष तरह के शकल में फंसे हुए हैं, और लेखक के रिच डैड इसे चूहा दौड़ कहते हैं। दरअसल दुनिया के ज्यादातर लोगों की जिंदगी सिर्फ अच्छी कॉलेज में पढ़ाई करना, अच्छी नौकरी ढूंढना और शादी करना, और उसके बाद जिंदगी भर अपनी सैलरी से अपने घर व कार जैसे चीजों के लोन भरते रहना ही रह गया है। लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि इस तरह के जिंदगी में वे मेहनत तो ज्यादा करते हैं, लेकिन उनके मेहनत का फायदा किसी और को ही होता है। असल में बहुत से लोग इस रैट रेस का हिस्सा बनकर नाखुश भी होते हैं, लेकिन अपने मन के डर, लालच और घर के जिम्मेदारियों की वजह से वे मजबूरी में इसका हिस्सा बने रहते हैं। रिच डैड कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने डर को खत्म करके इस रैट रेस से बाहर निकलना चाहिए, और फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें, बल्कि पैसों ने आपके लिए काम करना चाहिए। दोस्तों, वो पुरानी कहावत है, ना पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक उसी तरह आपको भी कुछ ऐसा करने की जरूरत होती है जिसमें आपका पैसा ही आपको कमा कर दे। इस चैप्टर में लेखक ने उन लोगों की बात की गई है जो लोग सुरक्षित खेलना पसंद करते हैं, यानी जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना कभी सिखाया ही नहीं था। लेखक यहाँ कहते हैं कि गरीब और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर के वजह से काम करते हैं, और उनका ये लालच उनको और भी ज्यादा गरीब बना देता है। लेखक का ये कहना है कि जिंदगी में अपॉर्चुनिटी आती जाती है, परंतु अमीर लोग सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को तुरंत पहचान कर उनको अपने गोल में बना देते हैं। काफी लोग इन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये लोग पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में व्यस्त होते हैं। पैसे की सबसे खास बात यह है कि पैसा 24 घंटे काम करता है, और अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आप पावर एम्प्लॉय के हाथ में दे रहे हो। अगर पैसा आपके लिए काम करता है तो पावर और कंट्रोल आपके हाथ में होता है, ऐसा लेखक का कहना है। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए? दोस्तों, इस दुनिया में आपको बहुत से स्पोर्ट्समैन, सेलिब्रिटीज और बहुत से लोग देखने को मिलेंगे जो एक समय में तो बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। असल में लोग इस तरह से अमीर से गरीब इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती है, यानी कि उनके अंदर पैसे को मेंटेन और ग्रो करने का हुनर नहीं होता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक बिजनेस मीटिंग में चिकागो बीच पर उनको बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर मिले और उन्होंने उनके साथ मनी डिस्कशन किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में बताया गया कि चिकागो पर मिले बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर थे, जो रिच थे उनमें से कुछ जेल चले गए और कुछ मर गए और कुछ गरीब रह गए। अगले 4 लेसन आपको अगली वीडियो में मिलेंगी। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस। अध्याय 1, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे PhD थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडरग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी।
दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चून की सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या ये थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नजरिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे, उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसे के मामले में मैं काफी लंबे समय तक ये सोचा करता कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता, काश मैं ये बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही है, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या ये कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बुढ़े को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं, बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसीलिए अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणताओं पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे ये साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मजे की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे। चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने ये भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी जिंदगी पर कितना जबरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी को ये कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय ये कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्द ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं, मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये सवाल पूछते हैं, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आपका जिस चीज पर दिल आ जाए उसे खरीद ही ले। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज तेज होता
जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। ये जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत ये थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम ये हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमजोर होते गए। इसे इस तरह से समझे कि एक व्यक्ति हर रोज कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। उद्धरण चिन्ह। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख ये थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजाम कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा है। वे अक्सर यह कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसलिए बदले में मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से जरूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे ये सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे मैं अमीर हूं और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में ये कहते थे गरीब होने और पैसा न होने में फर्क होता है। पैसा पास में न होना अस्थायी होता है, जबकि गरीबी स्थायी है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा न जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा न जा सके। फिर भी बचपन में ही मैं ये समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी।
मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, ये समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने ये फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान न देना, हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फॉस्ट का सबक। रॉबर्ट फॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु हर रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, वह राह जिसे चुना नहीं गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, ये देखते हुए कि यह राह कहां तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने के पहले। फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यहाँ घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था, और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे, और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, पर यह जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूंगा, आज से सदियों बाद शायद। एक जंगल में 2 राहें बढ़ती थीं, और मैंने कम चली हुई राह को चुना, और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फॉस्ट 1916। और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को न सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने ये फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई, और इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने ये देख लिया था कि मैं वह सब समझ चुका हूं जो वे मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। ये पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में है, और इसे भी उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। ये पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। सबक 1, अमीर लोग पैसे के काम नहीं करते। सबक 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक 3, अपने काम से काम रखो। सबक 4, टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशंस की ताकत। सबक 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। सबक 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। अपने काम से काम रखो। दोस्तों, दुनिया में जब किसी व्यक्ति को उसकी पसंदीदा जॉब मिलती है, तो वह पूरी जिंदगी भर उसी जॉब को करने का मन बना लेता है, और बिना कुछ सोचे समझे पूरी जिंदगी उसी जॉब को करने में बीता देता है। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने जॉब के साथ ही दूसरा कोई और काम भी कर सकता है, और बिना अपने जॉब को छोड़े नए बिजनेस एम्पायर का राजा बन सकता है।
दोस्तों अब इस बात को समझने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड के फाउंडर रिक रॉक का उदाहरण लेते हैं। अगर हम में से किसी को भी ये प्रश्न पूछा जाए कि आरएसी रॉक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो हम सभी का जवाब यही होगा कि वो उनके फास्ट फूड बिजनेस से पैसा कमाते हैं। दोस्तों असल में रिक रॉक जी का मुख्य व्यवसाय मैकडोनाल्ड का नहीं बल्कि रियल एस्टेट का है और वे रियल एस्टेट से ही ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैकडोनाल्ड के बिजनेस को बड़ा करते करते वे आज दुनिया के अंदर सबसे बड़े रियल एस्टेट ओनर बन चुके हैं। यानी कि फास्ट फूड का बिजनेस करते करते ही उन्होंने अपने रियल एस्टेट का एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है जो आज उन्हें सच में अमीर बनाता है। इसी तरह आम आदमी भी ऐसे एसेट्स और सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर सकता है जो उसे पैसे कमा कर देंगे। लेखक ने यह भी बोला है कि एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसे अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान देकर खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों इसके लिए लेखक के द्वारा कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि खुद का बिजनेस शुरू करना, म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना और मुनाफा देने वाले प्रॉपर्टीज को खरीदना शामिल है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। दोस्तों इस चैप्टर में लेखक कहते हैं कि रियल लाइफ में स्मार्ट इंसान आगे नहीं बढ़ता बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है लेकिन सेल्फ डाउट और डर भी होता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि जरूरी नहीं कि एजुकेटेड और स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचरस है वो भी आगे बढ़ता है। कभी भी लोग फाइनेंशियली आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते भले ही उनके पास खूब सारा पैसे क्यों ना हो, क्योंकि वे लोग अपॉर्चुनिटीज को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि लोग लक खुद क्रिएट करते हैं, उसके लिए जिंदगी भर वेट करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि पैसे के साथ भी ऐसा सेम केस है, उसका वेट नहीं करना चाहिए बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया हर रोज आपको अपॉर्चुनिटीज देती रहती है पर बहुत बार हम उस अपॉर्चुनिटीज को देखने में फेल हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रेट अपॉर्चुनिटीज खुली आंखों से नहीं बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए इनकरेज करते हैं क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज करके खुद की नॉलेज को बढ़ाई जा सकती है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। सीखने के लिए काम करे, पैसे के लिए काम ना करे। अमेरिका में न जाने ऐसे कितने आदमी होंगे जो मैकडोनाल्ड के प्राइस में ही उससे बहुत अच्छा मैकडोनाल्ड बनाकर बेचते हैं, लेकिन अपने किसी आइडिया को बड़े स्तर पर कैसे बेचा जाए ये सब लोगों पता नहीं होता है। तभी तो वो मैकडोनाल्ड से भी अच्छा बर्गर बनाने के बावजूद भी उसको सिर्फ लिमिटेड एरिया में और लिमिटेड क्वांटिटी में ही बेच पाते हैं, जबकि मैकडोनाल्ड कंपनी पूरी दुनिया के अंदर बिना किसी लिमिट के अपने बर्गर को बेचता है। इस लेसन में लेखक हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोग हमेशा नई चीज और नई स्किल्स को सीखने का कभी बंद नहीं करते हैं और इसी अच्छी आदत के वजह से उनको हमेशा ये पता होता है कि अपने आइडिया या अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर दुनिया में कैसे बेचे। बाधाओं को पार करना। रिच और पुअर लोगों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि वो किस तरह अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन है जिसके वजह से फाइनेंशियली अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी अच्छे एसेट्स बिल्ड नहीं कर पाते जो अच्छा कैश फ्लो प्रोड्यूस कर सके। और वो 5 रीजन है। 1. फेयर। 2. सिनिसिज्म। 3. लेजीनेस। 4. बैड हैबिट्स। 5. एरोजेंस। ऑथर का यहाँ कहना है कि डर लगना नॉर्मल है पर मैटर ये करता है कि वो उसे कैसे हैंडल करता है। ज्यादातर लोग फाइनेंशियली इसलिए जीत नहीं पाते क्योंकि उनको पैसे खोने का डर अमीर बनने से ज्यादा होता है। रियलिटी से ज्यादा बड़ा रीजन फाइंड करें जो आपको मोटिवेट करता है। उनके कहने का मतलब यह है कि लोगों को एम्पावर करके खुद के फाइनेंशियल टैलेंट को जगाना होता है। वो कहते हैं कि लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए स्ट्रॉन्ग पर्पज होना चाहिए। ऑथर लोगों को केयरफुली दोस्त को चूज करने की एडवाइस देते हैं। वो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए सलाह देते हैं जो मनी के बारे में बात करने में एनकरेज करते हैं और ये बहुत ही जरूरी लेसन है। ऑथर का ये मानना है कि लोगों को किसी एक फील्ड में स्टडी करना चाहिए और फिर बाहर निकलकर दूसरी चीजों को भी सीखना चाहिए। ऑथर का ये कहना है कि हमारे लाइफ में एक हीरो होना चाहिए। ऐसा होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो सिर्फ हमें इंस्पायर ही नहीं करता बल्कि अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वो हमें एनकरेज करता है, अगर वो ऐसा कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आप सभी को 2 बड़े गिफ्ट मिले हैं, एक है दिमाग और दूसरा है टाइम। हर $1 जो आपके हाथ में आता है ये आपकी चॉइस है कि इसका आप क्या करेंगे, उसकी सिर्फ डेस्टिनी सेलेक्ट करनी होती है। क्या इससे आप फूलिशली होकर खर्च